दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कस्टडी के अंदर 28 मार्च तक भेज दिया गया है। दोस्तों, दरअसल ईडी ने ये बोला कि जो अरविंद केजरीवाल जी है ना, वो ये जो शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी वाला जो स्कैम था, उसके एक किंग पिन माने गए हैं। देखो, ईडी ने ये भी बोला कि हमें ये लगता था कि शायद ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है लगभग 100 करोड़ की हैं, पर अब ईडी का ये कहना है कि ये जो कथाकथित स्कैम हुआ है, इसके अंदर 100 करोड़ नहीं, हो सकता है टोटल 600 करोड़ रुपए तक का पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो ईडी कस्टडी एक्सटेंड हुई है 28 मार्च तक, तो देखने वाली बात बनेगी कि उसमें क्या चीजें पता लगती हैं। दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आज 23 मार्च है एंड आप जानते होंगे कि जो शहीदी दिवस है 23 मार्च, इस दिन पे हमें देखने को मिलता है हमारे जो बहुत ही बहादुर भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका जो सेक्रीफाइस था हमारे पूरे इंडियंस के लिए, बहुत ही एक ऐसी स्टोरी है जो कि हमें आज भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, हमें बताती है कि किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कुर्बानी दी ताकि इस देश को आज़ाद किया जा पाए। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू बैलेंस बस्टर्ड कंजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जीबी की यहाँ पे बात हो रही है। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ना, अगर हम पिछले समय के अंदर देखें तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमें एक इम्पैक्टेड देखने को मिलती है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, पर उसके साथ ही एक रीजन ये भी है कि जिस एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलते हैं, अक्सर वहां पर जो बिजली की तारें होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, उनके साथ ये टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पे डेथ देखने को मिल जाती है। तो कई जगह के ऊपर बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, इस तरह की चीजें करी जाती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म करी है जहां पर उन्होंने बात करी है कि इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और जो इनको थ्रेट फेस हो रहा है उसको टेम्पर करने, मतलब कुछ इश्यूज जो आ रहे थे, एक तो हमें उसको भी एड्रेस करना है, एट द सेम टाइम इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट है हमें उसको भी यहाँ पे फॉलो करना है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे फॉर्म करी है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बहुत सारे लोकल नेम्स जैसे आपका गोदावन, आपका हूम, गागन भार, ये नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है। आपको इंडिया में ना मेजरली आपको राजस्थान और गुजरात, इन दो स्टेट से मेजर देखने को मिल जाता है। छोटी मोटी पॉपुलेशन और स्टेट्स में भी है, बट मेजरली आपको राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिलती है, और उसमें भी राजस्थान हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन। इवन जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, वहां पर अच्छी खासी इसकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी लोकेशन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिल जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर आईयूसीएन में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पे है। एंड साथ ही साथ बाकी अगर हम बात करें, अपेंडिक्स 1 में है अंडर सीएमएस, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1, एंड डब्ल्यूपीए के अंदर शेड्यूल 1 में आपको ये स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। ग्रासलैंड के हेल्थ के रिगार्डिंग ये बहुत हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी जगह के ऊपर जहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, उसकी हेल्थ को जानने के लिए इनकी पॉपुलेशन हमें हेल्प करती है उस चीज़ के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिच के साथ काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसे इनका एक बिग बॉडी है, फ्लैट बॉडी है एंड लॉन्ग लेग्स हैं, जो कि इनको ऑस्ट्रिच जैसी एक लुक देता है। हालांकि हमने पिछले सेशंस के अंदर भी जीबी के बारे में बहुत बार पढ़ रखा है, पर इस बार न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ और नई इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने इस टॉपिक को दोबारा से इंक्लूड किया। जैसे फॉर एग्जांपल, इनके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख भी पाओगे। इनके हेड की तरफ जरा फोकस करो, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इनकी ना एक ब्लैक कैप है, ये देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कैप इनके हेड के ऊपर, ये अपने आप में बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स बन जाती है। बाकी अगर हम बात करें बॉडी कलर की, तो जो बॉडी का कलर है वो मेजरली क्या है, ब्राउनिश कलर है। एंड साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कुछ व्हाइट डॉट्स भी बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, एक वर्ड जो यूज हुआ है, देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? देखो, जब ना आपके एक ही स्पीशीज के जो दो सेक्स है, मेल और फीमेल, जब उनके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तब उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह देते हैं। तो मेल्स के आप नोटिस करोगे यहाँ पे ब्लैक फेदर्स होते हैं हेड के ऊपर, एक पॉइंटी शेप की तरह। तो जब कहीं ना कहीं वो फीमेल को इंप्रेस करते हैं, तब ये जो शेप है वो थोड़ी और पॉइंटेड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से फीमेल और मेल बर्ड्स के बीच में डिस्टिंक्शन देखने को आपको मिल जाएगी। राइट, फीमेल बर्ड्स थोड़ी स्मॉलर होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में, एंड उनके हेड और नेक का कलर प्योर वाइट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें देखने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमारी सरकार की द्वारा बहुत सारी कोशिश है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के अंदर। एंड साथ ही साथ हमारे पास एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी 2019 के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने मिलकर इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था इन डेजर्ट नेशनल पार्क एट जैसलमेर राजस्थान के अंदर, ताकि हम कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए।
नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज आईएमटी ट्राइलेट। बहुत ही छोटी सा टॉपिक है। देखो आईएमटी आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। आईएमटी के अंदर एक तो आपका इंडिया हो गया, उसी तरह आपका एम से हो गया आपका मोजाम्बिक, एंड आपका टी से हो जाएगा आपका तंजानिया। ये तीनों कंट्रीज यहाँ पे मिलकर वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। ये जो एक्सरसाइज है ये 21 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक यहाँ पे होगी, ठीक है ना। इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन है, एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपका मोजाम्बिक और तंजानिया की तरफ से भी आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा। जैसा ज्यादातर एक्सरसाइज के अंदर होता ही है, एक होता है आपका हार्बर फेज जिसमें बंदर का फेज होता है, तो स्टार्टिंग के 4 दिन ये फेज रहेगा, फिर उसके बाद सी फेज यहाँ पे इनका देखने को मिल जाएगा। इन तीनों कंट्रीज की अलग अलग नेवीज, उनका पार्टिसिपेशन काफी पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे शेयर करें, एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को, बोट हैंडलिंग हो गया, मैनूवर हो गया, फायरिंग एक्सरसाइज हो गया, सर्च एंड सीज प्रोसीजर हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ों को कवर यहाँ पे आपस में मिलकर सीखा जाएगा और कवर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्योल्पो। देखो आप जानते होंगे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भूटान विजिट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूटान का 114th नेशनल डे था ना, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को ड्रग ग्योल्पो ऑर्डर इससे यहाँ पे सम्मानित किया गया। देखो जैसे इंडिया में क्या होता है, भारत रत्न होता है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, उसी तरह से भूटान के अंदर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है, ड्रग ग्योल्पो, जो कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये भूटान के किंग है, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है जिग्मे सिंगमे वांगचुक जी, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया ये अवार्ड ड्रग ग्योल्पो, इसको आप नगागडाग पेलगी खोरलो इस नाम से भी यहाँ पे जानते हो। अब ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने इस देश की सर्विस यानी कि भूटान के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया हो, भूटान के साथ काफी अच्छे रिश्ते से यहाँ पे सुधारे हो, लोगों के लिए, कंट्री के लिए काफी अच्छा काम किया हो। और यहाँ पर इनके जो किंग है वांगचुक जी, इन्होंने ये बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने काफी दोनों देशों के रिश्ते, इंडिया और भूटान के रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट काम किया है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी का या हमारी सरकार का मिशन भी है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को, हम जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम टैकल करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट काफी कमिटेड है। अब अगर हम बात करते हैं ना भूटान की, तो आप जानते हो देखो भूटान एक ऐसी कंट्री है जो वहां पे मनी के अलावा भी हैप्पीनेस के अंदर काफी ज्यादा बिलीव करता है, एंड इन्वायरमेंट भी उनके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इन्वायरमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये भी इंडिया और भूटान को कहीं ना कहीं आपस में रिश्ते इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इस इंडिया भूटान फ्रेंडशिप हो गया, पीपल सेंट्रिक लीडरशिप हो गया, इसके माध्यम से दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये इट इज एज अ This award is presented as a decoration for lifetime achievement and it is the highest of the honor system in Bhutan. नेक्स्ट बढ़ते हैं ITUs के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, डॉक्टर नीरज मित्तल जी को को चेयर चूज किया गया है ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का। पहले मैं आपको थोड़ा सा ITU के बारे में बता देता हूँ। देखो ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश आपका किया गया था 1865 के अंदर। उस टाइम उसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। बाद में इसका देखो नाम इसका 1947 के अंदर चेंज हो गया, ठीक है, मतलब चेंज बीच में हो गया। बट 1947 के अंदर ना ITU जब एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया किसकी, यूएन की। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इट बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इन 1947। काम क्या है इसका, इसका काम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी सरकारें हैं, आपका जो प्राइवेट सेक्टर बॉडीज हैं, आपस में मिलकर कुछ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बीच में आपस में सभी कंट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर बॉडीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो पाए। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपको 193 कंट्रीज, एंड इसके साथ साथ जैसे मैं आपको कह भी रहा था ना, लगभग 800 के करीब करीब आपको अलग अलग प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज भी देखने को मिलती हैं। ध्यान रखना है ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही, पर यहाँ पर आपकी कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी पार्टिसिपेशन रहता है। आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके रेडियो स्पेक्ट्रम्स हो गया, सैटेलाइट ऑर्बिट्स हो गया, उनको यहाँ पे एलोकेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना विद रिगार्ड्स टू वेरियस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, एंड साथ ही साथ ICT का एक्सेस इंप्रूव करना, ये सारे इसके काम कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इंडिया डेफिनेटली इसका एक्टिव मेंबर रहा है 1869 से ही, एंड ITU की काउंसिल पर हम रहे हैं सिंस 1952।
तो ये कुछ पॉइंटर्स आईटीयू के बारे में जानने चाहिए थे। अब यहीं पर ना आपको एक डीआईबी, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या है डिजिटल इनोवेशन बोर्ड? देखो, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के आप नाम से ही समझ पाओगे, कोशिश यहाँ पे ये है कि डिजिटल फ्यूचर जो आने वाले समय के अंदर सबको उसका एक्सेस मिल पाए, वो यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का काम रहता है। तो आपका जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस है फॉर डिजिटल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये फॉर्म किया गया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे डिफरेंट डिफरेंट आईटीयू मेंबर कंट्रीज के जो टेलीकॉम मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे इसका पार्ट बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू एससीओ का स्टार्टअप फोरम। ठीक है, पहले मैं आपको एससीओ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम मूव कर जाएंगे कि ये स्टार्टअप फोरम क्या है। देखो, आज आप जानते होंगे कि एससीओ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था शंघाई के अंदर 2001 के अंदर। ठीक है, पहले शंघाई 5 नाम था इसका, फिर अकॉर्डिंगली बाद में नए नए पार्टनर्स इसके जुड़ते रहे, फिर वो इंक्रीज होता रहा। तो आज के समय टोटल 9 कंट्रीज की मेंबर देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान देखो बाद में ऐड हुआ, इवन इंडिया और पाकिस्तान भी आई थिंक 17 या 18 में ऐड हुए। ठीक है, ईरान तो भी बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है। तो इस तरह आज के समय टोटल 9 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बेलारूस और मंगोलिया जो है वो इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी रशियन एंड चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर ना आप नोटिस करोगे इनकी अलग अलग स्टैंडिंग बॉडीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनका बीजिंग के अंदर एक सेक्रेटरीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ना एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका काम ये है आपका टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, उन सभी चीजों को यहाँ पे टैकल करना। और आप नोटिस करोगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना है, यही कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा ही खास बनाते हैं। अब तो चलो ईरान भी जुड़ गया, पर आप नोटिस कर रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन वाली स्टेट्स भी हैं यहाँ पे अच्छी खासी, एंड एट द सेम टाइम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये कंट्रीज भी इसी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन मेंस के अंदर यूपीएससी ने आई थिंक 2021 या 2022 में यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यू मस्ट नो अबाउट एसईओ। अगर हम बात करें, ये जो हम स्टार्टअप फोरम की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है सर? देखो, अभी यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम को हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर फोकस ये था कि जितने भी आपकी एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए हम एक तरह का प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना पाएं, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको हम एक और भी मेजर पुश दे पाएं। तो कोशिश यहाँ पे ये थी कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम शेयर करें, एंड कहीं ना कहीं आपस में जो भी कोलैबोरेशन चाहिए, इन्वेस्टर्स को साथ में लेकर आया जा सकता है, ताकि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के अंदर फायदा मिले। राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू IPHE। ये क्या है? इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स। बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, अभी इसकी मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, तो उस वजह से ये न्यूज़ में है। दरअसल में इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2003 के अंदर, और मेजर इनिशिएटिव यहाँ पे किसका था? यूएस का। आप ध्यान में रखिएगा कि इसका फोकस यही है कि हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट को हमें और एडवांस करना है। इवन यहाँ पर ना इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी एक मेंबर देखने को मिल जाएगा। टोटल 21 मेंबर कंट्रीज हैं आज के समय, जिसमें इंडिया भी है, कुछ और कंट्रीज भी मेजर यूएस, जापान, जर्मनी, ये भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूके, रशिया और आपकी सिंगापुर, इनको भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया जाता है, बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ IPHE। फोकस क्या है? फोकस यही है कि देखो, हाइड्रोजन हो गया, फ्यूल सेल्स हो गया, इनके अंदर काफी सारा काम हो चुका है ऑलरेडी, और ये आज की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, तो 2003 की ऑर्गेनाइजेशन है, तो तब से लेकर अब तक डिफरेंट काम हो चुके हैं। अभी भी हम इस सेक्टर में काफी और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपस में मिलकर कैसे हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और एडवांसमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पे इस IPHE का फोकस रहता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे नीचे ट्रू और फॉल्स के माध्यम से आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसको मैं क्विकली एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन की, तो इंडिया के द्वारा ये होस्टेड नहीं है, मतलब प्रपोज्ड। ये किसने प्रपोज किया है आपका? ये स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उषा मेहता जी की बात करें, बिल्कुल कांग्रेस रेडियो को स्टैब्लिश करने के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट इज करेक्ट। CDSU की बात करें तो बिल्कुल आपका जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को इंश्योर करने के लिए इनका काम रहता है, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। आज का आपका होमवर्क पहला तो आपका रहेगा इकोनॉमी का, जहां पे यूपीएससी 2018 में हमसे क्वेश्चन पूछा था। एक आपका थोड़ा आप एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, ज्योग्राफी भी कह सकते हो, ठीक है ना। SRI की बात है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का। तो इसका बताइएगा कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा करेक्ट होना चाहिए।
कल जो होमवर्क दिया था बहुत ईजी था, पहला तो बिल्कुल करेक्ट ही है, उषा मेहता जी के बारे में कि सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इनको जरा रन किया गया था। अब देखो बाकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप जानते होंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें 1931 के अंदर लंदन में देखने को मिलती है। वहां पर ना वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सरोजनी नायडू जी जाती हैं। ठीक है, उषा मेहता जी नहीं है, ये सरोजनी नायडू आती है। यहाँ पे तीसरी अगर हम बात करें, लीडिंग अ कंटिजेंट ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, तो जो आईएनए का था उसको एक रेजिमेंट था जिसका नाम था झांसी रेजिमेंट, वुमेन जो रेजिमेंट था उसको लीड किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी ने। तो ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी हैं, जो थर्ड आंसर होगा। ठीक है, बाकी डी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टेट के बारे में कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो जब हम बात करते हैं ना स्टेट की, तो स्टेट के अंदर चार कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक आपका हो गया वहां पे कुछ पॉपुलेशन हो, एक सर्टेन पॉपुलेशन, उसके अलावा एक सर्टेन टेरिटरी हो, साथ ही साथ एक भैया सरकार हो, एंड चौथी चीज आपकी हो सॉवरेनिटी। अब आप अगर नोटिस करो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ पर्सन, बिल्कुल यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर ली, यहाँ पे टेरिटरी की बात होगी, सॉवरेनिटी की बात होगी एंड गवर्नमेंट की बात होगी, तो यही इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगर अच्छे से आपने इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी ना, तो पॉलिटी के ये सब जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई जस्टिस क्या है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने आपके लिए आसान हो जाते हैं अगर आपके फंडामेंटल अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऐसे में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।